अच्छा, हमारे पास लेक्चर नंबर 9 टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप ऑफ कोलिजन बच्चों, कोलिजन में हमने पढ़ किया है, लास्ट में हमने पढ़ा था कि मोमेंटम, कोई भी कोलिजन हो, किसी किस्म की भी कोलिजन हो, उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है थ्रू आउट द कोलिजन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। तो पूरा डिटेल लास्ट में आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो सकती है और कब नहीं हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of kinetic energy, on the basis of kinetic energy there are two type of collision। सबसे एक पहली होगा इलास्टिक कोलिजन। क्या होगी? इलास्टिक कोलिजन। और दूसरा आपके पास होगा इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो पहली बात जिक्र करते हैं इलास्टिक कोलिजन के बारे में कि इलास्टिक कोलिजन होता क्या है। व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? मैं इधर से नहीं लिख के मैं उसको मिटा रहा हूं, जरा देखें। तो देखें इलास्टिक कोलिजन, पहला कोलिजन कौन सा है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, द कोलिजन in which पहली बात मोमेंटम is conserved throughout का मतलब बिफोर कोलिजन में भी मोमेंटम कांस्टेंट होगा। बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन में भी मोमेंटम क्या रहेगा? ड्यूरिंग कोलिजन, 3 स्टेज थे ना, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन भी कांस्टेंट रहेगा, ड्यूरिंग कोलिजन भी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे कोलिजन का नाम दिया गया है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन। मैं इसमें स्याही भर दूं। अच्छा, मैंने क्या कहा? मोमेंटम इज कंजर्व थ्रू आउट मतलब पूरे कोलिजन के दौरान मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो कोलिजन की कितने स्टेज है? 3 स्टेज हैं, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले, टकराने के दौरान और टकराने के बाद, तीनों स्टेज में मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो याद रख लो, kinetic energy does not remains conserve, but initial kinetic energy before collision is equal to kinetic energy आफ्टर कोलिजन।
टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है। ये बात याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ये बात गलत है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल कंजर्व रहती है। या ये भी कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व थ्रू आउट कोलिजन। पूरे कोलिजन में कंजर्व नहीं रहेगी, पूरे कोलिजन में कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगी। कौन सी कोलिजन में? इलास्टिक कोलिजन में। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर 10 जूल है तो बताओ फाइनल कितनी होगी? 10 जूल। इनिशियल अगर 100 जूल है तो फाइनल कितनी होगी? 100 जूल। अगर कोलिजन बिफोर कोलिजन अगर काइनेटिक एनर्जी आपके पास 50 जूल्स हैं तो आफ्टर कोलिजन आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 50 जूल्स। ये बात याद रखें। थ्रू आउट कोलिजन कंजर्व नहीं रहती है, ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अब सुने कहानी गौर से समझे। मैंने कहा ये मेरे पास एक बॉल है M1, ये मेरे पास एक बॉल है M2, ये बिफोर कोलिजन, फिर यहाँ पर आगे आएगी ड्यूरिंग कोलिजन। अब सुने ड्यूरिंग कोलिजन, और ये आपके पास ये M1 और ये M2, ये M1 और ये M2, ये वेलोसिटी U1, ये वेलोसिटी U2, ये वेलोसिटी V1, ये वेलोसिटी V2। समझ आ रही ना? अब सुने कहानी। मैंने कहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, बराबर होगी, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन यहां पर ये जो आया है ना डिफॉर्मेशन, शेप में जो चेंज आया है, डिफॉर्मेशन आया है। डिफॉर्मेशन चेंज इन शेप, लिख लो डिफॉर्मेशन चेंज इन शेप। अच्छा, अब डिफॉर्मेशन में क्या होता है जरा देखें। ड्यूरिंग कोलिजन देयर विल बी अकर्स डिफॉर्मेशन बिटवीन द बॉडीज। जब डिफॉर्मेशन होता है ना, शेप चेंज होता है ना, तो यहां पर कहानी है some amount of energy is transferred from one body to another। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफर होगी। तो जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो आप बताओ एनर्जी ट्रांसफर होगी तो क्या एनर्जी सेम रहेगी? काइनेटिक एनर्जी नहीं। ट्रांसफर का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी किसी और एनर्जी के फॉर्म में बदल जाएगी, और बदलने के बाद एक बात नोट करो, बदलने के बाद क्या होगा? बदलने के बाद दोबारा ये एनर्जी वापस आएगी। इसकी कहानी ये जो नीचे मैं लिख रहा हूं, मजीद में लिख रहा हूं, इसको देखो। मजीद में क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं द बॉडीज colliding bodies regain its shape, so the deformation is temporary। कहानी समझो, ये आएगी एक दूसरे की तरफ। अगर टक्कर लगाने के बाद थोड़ा सा डेट होगा, शेप डेट होगा। वो बाल जो नहीं, बाल दो एक दूसरे टक्कर लगाएंगे तो थोड़ा डेट होते हैं, नहीं है ना? डेट होने के बाद बाल दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती है कि नहीं आती? ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही होती है। तो इस जो आर्जी तौर पर शेप चेंज हुआ उसे डिफॉर्मेशन कहा जाता है, टेम्पोरेरी डिफॉर्मेशन। इस डिफॉर्मेशन के दौरान कुछ काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में बदल जाती है और फिर दोबारा वो एनर्जी वापस आ जाती है। जब दोबारा वापस आती है तो फाइनल एनर्जी सेम रहती है। समझ आ रही ना? तो ये कहानी थी आपके पास इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन की। अब बात करते हैं, अब बात क्या करते हैं आपको पता है? अब बात क्या करते हैं? मैंने क्या कहा? बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। जब यहां पर आकर कोलिजन होती है तो याद रखना है, अगर इलास्टिक होगी, नो साउंड
नो हीट, नो लाइट प्रोड्यूस्ड। भाई ये डिफॉर्मेशन हुआ है। डिफॉर्मेशन इसी तरीके से होगा कि न कोई साउंड पैदा होगी, न कोई लाइट और न कोई हीट। अगर ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन अगर आपके पास होगी तो ऐसे कोलेजन को हम कहेंगे इलास्टिक कोलेजन। इलास्टिक कोलेजन। आप कहेंगे सर एग्जांपल दें ऐसे कोलेजन का, एग्जांपल दें। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं, जरा देखें। मैं एग्जांपल देता हूं। कोलिजन ऑफ, कोलिजन, कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल, बिलियर्ड बॉल। दो बिलियर्ड बॉल जो आपस में कोलिजन करेंगे ना, वो कोलिजन आपके पास क्या होगी? दो बिलियर्ड बॉल आपस में कोलिजन करेंगे ना, तो वो कोलिजन आपके पास कौन सी होगी? इलास्टिक कोलिजन। लेकिन मैं आपको बात बताऊं ना, एक बात मैं आपको बताऊं ना, जब कोलिजन होती है, सुने, जब कोलिजन होती है तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होगी जो हमें सुनाई नहीं देता। हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है, लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन हम ये इलास्टिक कोलिजन थोड़ा इमेजिनरी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, लिख लो इस बात को, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर हम कहें वाकई में मुकम्मल तौर पर इलास्टिक कोलिजन हो तो ये पॉसिबल नहीं है। किसके लिए? फॉर मैक्रो बॉडी, मैक्रो बॉडीज। भाई बड़े बड़े जो बॉडीज नहीं है उनके लिए इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है। तो अब आप कहेंगे सर इलास्टिक कोलिजन फिर किसके लिए पॉसिबल है? तो बच्चों माइक्रो बॉडी के लिए। माइक्रो बॉडी कौन सी बॉडी होती है? एटॉमिक पार्टिकल्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, एटॉमिक पार्टिकल एंड सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए हो सकता है परफेक्ट, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इज पॉसिबल फॉर, perfect elastic collision is possible for atomic and subatomic particles, subatomic particles। मैक्रो बॉडी के लिए ये इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप कहेंगे सर ऐसा कोई सिचुएशन है ही नहीं जिसमें दो बॉडी आपस में कोलिजन करे, मैक्रो बॉडी, और उनसे हीट साउंड वगैरह प्रोड्यूस ना हो। तो ये गलत बात है। परफेक्ट तो नहीं हो सकती है, लेकिन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन एक जगह पॉसिबल है और वो है एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल है। फिर मैं बात करता हूं ग्राफ की। ये क्वेश्चन आएंगे, देखो ग्राफ की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं? ग्राफ की। सबसे पहला ग्राफ, ग्राफ दो तरीके का होगा। एक ग्राफ होगा मोमेंटम एंड टाइम, और एक ग्राफ होगा काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम। तो पहला ग्राफ देखें, पहला ग्राफ देखें, ग्राफ का स्लोप भी देखें। यहां पर होगा मोमेंटम और यहां पर होगा टाइम। एक ग्राफ और देखें, यहां पर होगा काइनेटिक एनर्जी और यहां पर होगा टाइम। अच्छा यहां पर देखें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोमेंटम ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज। इस स्लोप का मतलब क्या है? इस स्लोप का मतलब क्या है? मोमेंटम कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट थ्रू आउट द कोलिजन, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी देखें, इसका स्लोप इस तरह होगा। आप कहें सर ये क्यों, ये बीच में नीचे क्यों आया है? बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास बिफोर है, बिफोर है। यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास है आफ्टर। और ये जो बीच में जो काइनेटिक एनर्जी कम नहीं हुई है, बीच में जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है ना, ये वो पोर्शन है जहां डिफॉर्मेशन हुआ था। जब डिफॉर्मेशन होगा तो मैंने आपको बोला था कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी और फॉर्म
किसी और एनर्जी में और फिर दोबारा वापस आती है, आने के बाद उसका वही काइनेटिक एनर्जी बनता है, जो इनिशियल था वो फाइनल बनेगा, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और बीच में ये जो काइनेटिक एनर्जी ना, ये ड्यूरिंग कोलिजन है। समझ रहे हैं? तो ग्राफ याद रखना है, ये ग्राफ भी एमसीक्यूज आते हैं। लास्ट में हमारे पास था ना इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन के बाद टाइप जो आ रहा था इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन किसे कहा जाता था? एक ऐसा कोलिजन का टाइप्स जिसमें मोमेंटम थ्रू आउट द कोलिजन कंजर्व रहता था। थ्रू आउट कोलिजन का मतलब ये होता था बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम क्या रहता था? कंजर्व रहता था। इसके बाद आती थी आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, पर थ्रू आउट नहीं। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता था, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन कुछ एनर्जी ट्रांसफर होती थी किसी और एनर्जी के फॉर्म में और फिर दोबारा रिगेन हो जाता था। तो ऐसे कोलिजन को हमने कहा था इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता था। आज फिर मैंने कहा था कि इलास्टिक कोलिजन के लिए आपके पास कोलिजन के दौरान न कोई हीट प्रोड्यूस हो, न कोई साउंड प्रोड्यूस हो, न कोई लाइट प्रोड्यूस हो। तो देखा गया कि ऐसा कोलिजन हमारे इस कायनात में मैक्रो बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन माइक्रो बॉडी के लिए पॉसिबल है, सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। फिर मैंने बिलियर्ड बॉल्स का एग्जांपल भी आपको दे दिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। कोलिजन इलास्टिक कोलिजन आज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कब हो सकता है? तो आज हमारा टॉपिक है, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात मैं इसको 2 टर्म में डिवाइड करूंगा। देखो 2 पार्ट है, परफेक्टली इलास्टिक एंड 1 डायमेंशन। इन दोनों का मतलब क्या है? सबसे पहले देख लें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है? मतलब होता था ऐसा कोलिजन जिसमें कोई साउंड प्रोड्यूस ना हो, नो साउंड, नो हीट, नो लाइट प्रोड्यूस्ड। ऐसा कोलिजन जिसमें न कोई साउंड प्रोड्यूस हो, न कोई हीट प्रोड्यूस हो और न कोई लाइट प्रोड्यूस हो, ऐसे कोलिजन को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब बात करते हैं, एक पॉइंट इसमें और याद रखना है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन only possible for atomic and subatomic particles। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर चाहते हो तो सिर्फ के सिर्फ माइक्रो बॉडी के लिए होंगे। माइक्रो बॉडीज में कौन से आ रहे हैं? एटॉमिक पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्टिकल एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कैसे? मेरे पास ये अल्फा पार्टिकल है, ये किसी न्यूक्लियस के साथ जाकर कोलिजन करेगा, तो ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आते हैं। तो ये जो कोलिजन होगी ये परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है, वरना मैक्रो बॉडीज के लिए कोई भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकता है। दूसरी पॉइंट याद रखें, ये तो मैंने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात की थी। अब बात करते हैं 1 डायमेंशन। इन 1 डायमेंशन क्या मतलब है? इन 1 डायमेंशन
इन वन डायमेंशन। क्या मतलब है इन वन डायमेंशन? इन वन डायमेंशन क्या मतलब है? वन डायमेंशन का बच्चों दूसरा नाम है ना हेड ऑन। वन डायमेंशन का दूसरा नाम है हेड ऑन। अब हेड ऑन की बात करें तो ये हेड ऑन कोलन क्या मतलब है? वन डायमेंशन या हेड ऑन कोलन क्या मतलब है? मतलब velocities of the colliding particles before collision and after collision remains on straight path। ये देखें, ये मेरे पास m1 है, ये मेरे पास m2 है। ये ऐसे मोशन कर रहे हैं v1 से, और ये वेलोसिटी u1 से, और ये u2 से कर रहे हैं। कोलिजन के बाद देखो स्ट्रेट पाथ पे आ रहे हैं। कोलिजन के बाद m1 और m2 की वेलोसिटी स्ट्रेट पाथ पे हो। मतलब लाजमी नहीं कि ये बाल उधर जाए, इधर आए या उधर जाए, हो दोनों स्ट्रेट पाथ पे। ऐसे कोलिजन को कहते हैं हेड ऑन। क्या कहते हैं? हेड ऑन या इन वन डायमेंशन। लेकिन याद रख लें, अगर एक मेरे पास m1 है, एक मेरे पास m2 है, अगर ये दोनों आकर कोलिजन कर रहे हैं, लेकिन कोलिजन के बाद एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, m1 और m2, देखो स्ट्रेट पाथ तो ऐसा था, ये दोनों स्ट्रेट पाथ पे न जाए तो ऐसे कोलिजन को हेड ऑन नहीं कहते हैं। ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं? हेड ऑन नहीं कहते हैं। तो ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं? ऐसे कोलिजन को कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ऐसे कोलिजन को क्या कहा जाता है? ऑब्लिक कोलिजन। समझ आ रही ना? मैंने कहा परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ना कोई साउंड हो, ना कोई हीट हो, ना कोई लाइट हो कोलिजन के दौरान पैदा। मैंने कहा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसा कि देखो अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के ऊपर हिट लगा दे तो वहां पर आपके पास पॉसिबल हो सकता है। फिर मैंने कहा इन वन डायमेंशन का मतलब हेड ऑन का मतलब ये होता है ना, कोलिजन से पहले दो बॉडीज या कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी स्ट्रेट पाथ पे हो, तो ऐसे को हेड ऑन कहते हैं। अगर स्ट्रेट पाथ पे नहीं होगा तो ऐसे कोलिजन को कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। तो ये था आपके पास कोलिजन की बात करते थे। अच्छा, अब देखें मैंने एक बात और लिखी। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में आप कहते हो तो velocities before collision is equal to velocities after collision होना लाजमी है अगर परफेक्ट कोलिजन हो तो। कैसे? जरा इधर देखें। मैंने कहा ये मेरे पास एक वाल है, यहां से एक बॉडी मैंने फेंक दी इस वाल के ऊपर, तो इधर से फर्ज करें 4 मीटर पर सेकंड से गई है, तो उधर से वापस भी कितनी स्पीड से आएगी? 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो ऐसे कोलिजन को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब ये बात हम प्रूफ करेंगे। अब इस बात को हम क्या करेंगे? प्रूफ कर देंगे। जरा देखें, मैं प्रूफ कर लेता हूं आपके लिए, इस बात को प्रूफ कर लेते हैं। मेरे पास एक बॉडी है m1 और एक बॉडी है m2। इसका स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2। कोलिजन होती है m1 m2 की। यहां डिफॉर्मेशन होता है, पूरा डिटेल पढ़ा है इलास्टिक में।
अच्छा, डिफॉर्मेशन होने के बाद ये डिफॉर्मेशन रिकवर हो जाता है। रिकवर होने के बाद आपके पास फाइनल जो आफ्टर कोलिजन बॉडी की वेलोसिटी बन जाएगी, ये बन जाएगी v1 और ये बन जाएगी v2। आप कहेंगे सर पहले वेलोसिटी को आपने u का नाम दिया, आफ्टर कोलिजन v का नाम दिया, क्यों? आखिर बात समझें, u और v का नाम अलग अलग इसलिए दिए हैं कि आपको पता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चेंज होना लाजमी है। कोलिजन का डेफिनेशन उठा के देखें, वेलोसिटी इफेक्ट होना लाजमी था। अब देखें बात, अब कहानी समझें, अब कहानी समझें। मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट ना प्रूफ करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? प्रूफ करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आप लें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां लगाओ, पहले इन दोनों का मोमेंटम फिर इन दोनों का मोमेंटम, ये इनिशियल और ये फाइनल, बीच में तो छोड़ दो। अच्छा, अब बताएं मुझे, अब कहानी समझे। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, फाइनल क्या आएगा? m1v1 प्लस m2v2। 2 वाले टर्म एक साथ कर लो, 1 वाले एक साथ, तो 1 वाला इधर से इधर ले आओ, m1u1 ये वाला, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे, इंतहाई लाजमी है। अच्छा, m1u1 इधर से ये 1 वाला इधर आके, इधर इसके सामने प्लस है तो इधर आके माइनस होगा ना। m1v1 इज इक्वल टू m2u2, ये इधर से उधर जाकर माइनस m2v2 माइनस m2u2। अब एक बात बताओ, इसमें कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है? m1 कॉमन नजर आ रहा है ना, m1 कॉमन, तो यहां से क्या रह गया है? u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहां से देखो इन दो टर्म में, एक टर्म ये एक टर्म ये, दोनों में से कॉमन क्या नजर आ रहा है? m2 और m2। देखो तो मैं m2 को बाहर निकालूं, क्या रह गया है? v2 माइनस u2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे। समझ आ रही? अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? दूसरा पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या है? मैं यहां से लिख रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की बताओ, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस इस बॉडी की बिफोर कोलिजन हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अच्छा, यहां से दोबारा वही काम करो, 2 वाले टर्म एक साथ, 2 वाले टर्म एक साथ कर लो, 1 वाले एक साथ, तो 1 वाले इधर ले आओ, हाफ m1u1 स्क्वायर, ये उधर से 1 वाला माइनस ये वाला टर्म, हाफ m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वाले टर्म इधर कौन से हैं? हाफ m2v2 स्क्वायर, इधर से 2 वाला टर्म उधर ले जाओ, तो प्लस है तो उधर जाए क्या होगा? माइनस हाफ m2u2 स्क्वायर। अच्छा, अब इनमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन आ रहा है ना, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? एक हाफ कॉमन आ रहा है और एक m1 कॉमन आता है, तो अंदर रे क्या जाता है? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, देखो इसमें कॉमन देखो, हाफ n2m2। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब देखें बात को। अच्छा, v2 स्क्वायर यहां से रह गया और u2 स्क्वायर यहां से, ये हाफ और हाफ कैंसल, m और m कैंसल नहीं हो सकती, ये m1 है और ये एक m2 है, m1 n2 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 n2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे, इसको क्या नाम दें? इक्वेशन 3 का नाम दे दें।
इसको इक्वेशन 3 का नाम दे मैं। अच्छा, अब बात करते हैं ना, एक आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और एक इक्वेशन नंबर 3, तो मैं यहां से लिख लूंगा ना, डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2। तो मैं यहां से मिटा रहा हूं, जरा देखें, मैं यहां से इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, यहां से मिटा रहा हूं, आप नोट कर लें। अच्छा, अब बताओ, इक्वेशन 3/2 है ना, तो पहले 3 लिखना है हमने। अच्छा, m1 n2 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 n2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसको डिवाइड करो किस पर, किस पर, 1 क्या था बताओ, m1 n2 u1 माइनस v1, यहां क्या था, m2 n2 v2 माइनस u2। अब देखें, अब देखें, अब देखें, मैं इस सारे को मिटा रहा हूं। अब देखें, यहां से एक फार्मूला आपको शायद याद हो मैथ का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एन टू ए माइनस बी लगेगा। देखो, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, तो क्या रह जाएगा, देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एन टू ए माइनस बी डिवाइड बाई u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहां देखो, a प्लस बी एन टू ए माइनस बी डिवाइड बाई ये। अब देखें, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, तो आपके पास रह जाएगा क्या, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब u वाले टर्म एक साथ कर लो, u वाले टर्म को क्या कर लो, u वाले टर्म क्या कर लो एक साथ, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, u1 इधर से u2 इधर जाकर माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। इसका मजीद r करके तरतीब देते हैं, u1 वाले एक साथ माइनस u2, तो इधर ये v1 पहले लाएंगे तो क्या होगा, माइनस n2 v1 माइनस v2। अब कहानी समझें, इसको मैं मिटा रहा हूं, कहानी आगे की समझे आप। ये वो वेलोसिटीज थी जो कोलिजन से पहले थी, जो एक दूसरे की तरफ आ रही थी, दो बॉडी एक दूसरे की तरफ आ रही थी, मतलब ये इसके पीछे आ रही थी, इसके पीछे आ रही थी, इसका स्पीड ज्यादा था और इसका स्पीड कम था, तो इसके साथ आकर कहीं टच होगी, टच होने के बाद ये वो स्पीड है जो अलग हुई थी। तो इसको मैं ये कहूँ ना, ये वाला जो टर्म नहीं है, इसको मैं कहूंगा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और इस टर्म को कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, या इसे एक और नाम देते हैं, इसे क्या नाम देते हैं, एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं रिलेटिव, या इसे कहते हैं वेलोसिटीज, वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच, वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच, और इसे कहा जाता है वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मैं आपको ना
थोड़ा मैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में एक दो पॉइंट आपको मेंशन करूं। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में मैं थोड़ा आपको एक दो पॉइंट मेंशन करूं। ज़रा इधर देखो, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, इज इक्वल टू माइनस relative velocity of approach. Relative velocity of approach is equal to minus relative velocity of separation. Relative velocity of approach is equal to minus relative velocity of separation. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझो, इसका मतलब मैं पहले लिख रहा हूं, इसका मतलब समझिए। कह रहा है कोलिजन से पहले दो बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बिफोर कोलिजन, बिफोर collision, before collision, magnitude of relative velocities, magnitude of relative velocity is equal to magnitude of relative velocity after collision, but opposite direction, केस जरा देखें। मैंने कहा मेरे पास ये एक वॉल है, ये मेरे पास क्या है? एक वॉल है। ये मेरे पास एक बॉडी है, इधर से जाकर हिट लगाए इलास्टिकली, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर है तो मैं इसे इनिशियल इलास्टिक कहूंगा ना। अच्छा, उधर से हिट लगा के वापस बॉडी आएगी, मैं इसे क्या कहूंगा? फाइनल वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो मैं आपसे पूछूं चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, इस इलास्टिक कोलिजन में जाकर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? तो देखें, चेंज इन वेलोसिटी आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो फाइनल कितना है? फाइनल कितना है? फाइनल ही है ना। फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी एफ अब कैसे निकालेंगे जरा देखें। ये अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो मैं क्या कर लूं? माइनस वी एफ माइनस वी आई, माइनस तो फार्मूले का है, अगर वी आई तो बन जाएगा याद रखना है इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइनल के बराबर है, तो इनको मैं v का नाम दूं ना। अच्छा, तो मैं क्या कहूंगा? माइनस प्लस, तो 2v बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देखो ये बात नोट करना है, अगर जिक्र हो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का तो चेंज इन वेलोसिटी 2v के बराबर होगा, 2v के बराबर होगा। अब माइनस इसके सामने लगाते हो या इसके सामने लगाते हो वो डिसाइड आपने करना है। अगर आपने इस वेलोसिटी को माइनस लिया तो इस वेलोसिटी को क्या लेंगे? प्लस लेंगे। समझ आ रही ना? दूसरी बात मैं आपको समझाऊं ना, क्या समझाऊं? दूसरी बात मैं आपको समझाऊं रिलेटिव वेलोसिटी क्या मतलब है। रिलेटिव का जिक्र है यहाँ, रिलेटिव वर्ड रिलेटिव का क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी with respect to अदर बॉडी। जब किसी बॉडी के लिहाज से देखी जाए, जब किसी बॉडी के लिहाज से, एग्जांपल से समझो, मैंने कहा ये मेरे पास m1 है, ये u1 स्पीड के साथ जा रहा है, u1 स्पीड के साथ मतलब 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा। ये मेरे पास बॉडी है 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही। अब कहानी समझो, ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं। अगर ये बॉडी इस बॉडी को देकर बताए कि मेरी स्पीड कितनी है, तो अब ये बॉडी दौड़ते वक्त 5 स्पीड से तो ये जा रही, तो इसको अपना स्पीड लगेगा 5 मीटर।
क्योंकि 5 से ये दौड़ रही है ना, 10 से ये दौड़ रही है, तो ये इसको देखकर अगर बोले कि मेरी स्पीड कितनी, इससे लगेगा कि मेरी स्पीड, ये जो m2 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसे लग जाएगा, इस बॉडी को लग जाएगा, इसको देखकर इसको अपना स्पीड ऐसा फील होगा कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये फील होता है। क्यों? क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड से ये जा रही है और 10 से ये जा रही है, तो 5 के साथ क्या होता है, कैंसल होता है, याद रखना। अब रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालना हो इस बॉडी का, तो इसका स्पीड को मैं नाम देता हूं v1 और इसके स्पीड को मैं 2 नाम देता हूं। तो याद रखना है v2 माइनस v1। जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्या कहा, जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा माइनस होती है। रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। समझ आ रही है ना। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 में देखें, पॉइंट नंबर 2 में देखें, मैंने कहा एक बॉडी ये m1 है, एक बॉडी ये m2 है, ये इधर जा रही है v2 से और ये इस साइड पे जा रही v1 से। तो v1 आपके पास 10 मीटर पर सेकंड है, या एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन। ये m1 है और ये v1 से जा रही है और v1 कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। दूसरी बॉडी m2 है और ये इस तरफ आ रही है v2 से और v2 है आपके पास 5 मीटर पर सेकंड। अब कहानी समझो, मैंने डायरेक्शन पलट दी है, अब ये एक दूसरे की तरफ आ रही है। जब ये बॉडी इसको देखेगी तो इसको ऐसा लगेगा कि मेरा स्पीड 15 है। मेरा स्पीड देखो, आप जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो आपको अपना स्पीड ज्यादा फील होता नहीं, पर फील ज्यादा होता है इसको देखकर उसे लगेगा मेरा स्पीड कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। अगर ये इसको देखकर कहेगी मेरा स्पीड भी कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि 5 से ये आ रही है, 10 से ये आ रही है, तो जल्दी हो रही ना, जल्दी आ रही है। इस वजह से इसे कहा जाता है ना रिलेटिव वेलोसिटी। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो हमेशा क्या हो रहा है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा ऐड होती है। ये दो बातें नोट करना है, समझ आ रही है ना। तो ये था आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी। अब बात करते हैं क्या कि हमारा मेन पॉइंट क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब बात करते हैं, मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं जिसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और इसका सिंबल होता है E। इस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब कोलन के बाद बॉडी एक दूसरे से कितने 30 स्पीड से दूर जाएगी। क्या कहा, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब कोलन के बाद दो बॉडी एक दूसरे से कितनी दूर जाएगी। जो बॉडी इलास्टिक ज्यादा है तो वो कोलन के बाद एक दूसरे से 30 स्पीड से बहुत दूर जाएगी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं आपको एक नई बात बता दूं। रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कोलन से पहले वेलोसिटी, कोलन के बाद वाली वेलोसिटी, कोलन से पहले वेलोसिटी और कोलन के बाद वेलोसिटी। अब मैं कहता हूं अगर आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कोलन है, क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलन है, तो बताओ कोलन से पहले स्पीड में सेपरेशन और कोलन के बाद स्पीड, बताओ दोनों बराबर होती थी कि नहीं। मतलब ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म के बराबर आता है कब, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलन होगा। जब परफेक्टली इलास्टिक कोलन होगा तो ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म के बराबर होगा। तो बताओ ये रेशियो है ना। अच्छा, ये जब रेशियो है तो रेशियो में ऊपर नीचे दो क्वांटिटी अगर सेम आ जाए तो बताओ उनका आंसर क्या आता है, 1, 10 डिवाइड बाई 10 1, 20 डिवाइड बाई 20 1, 100 डिवाइड बाई 100 1। अब जरा देखें,
तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ई का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 होगा किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए। ये बात नोट करना है। अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी ना, अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम होगा तो इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। समझ आ रही है? अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सिरे से होगा ही नहीं तो इलास्टिसिटी जीरो होगी। समझ आ रही है ना। दूसरी बात, इट हैज नो यूनिट, इस ई का कोई नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो है दो वेलोसिटीज का। अच्छा, इस ई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये रेशियो है दो वेलोसिटीज का। नो डायमेंशन, नो यूनिट। ये था हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। बच्चों एक बात और नोट करें कि ये तो कहानी थी कोलिजन के दौरान की कहानी थी। अगर कोलिजन के बाद बॉडी दूर दूर सेपरेशन होती है, उनके अंदर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है, कौन सी बॉडी कितनी स्पीड से जाएगी, तो हमने निकालना है दो बॉडीज की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। समझ आ रही है?